हाय बच्चों, वेलकम वेलकम वेलकम। कैसे हो आप सब लोग? वेलकम टू द अमेजिंग क्लास। बच्चों कैसे हो आप सब लोग? तो हमने आपसे प्रॉमिस किया हुआ है कि अगले 7 दिन 7 डेज नॉन स्टॉप आपके साथ हर रात 4 to 5 आवर्स देना ही देना है। अब इसके लिए जो जैसी भी सिचुएशन आए हमें करना है तो करना है। ये एटीट्यूड मैं आपको सिखाने में आया हूं। परिस्थितियां कैसी भी हो, हार्डवर्क करना भूलना नहीं, और यही है सक्सेस का मूल मंत्र। ठीक है, अगले 7 to 8 डेज में आप केमिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर इंप्रूवमेंट करोगे। आपको मैं एक चैलेंज भी दिया था कल की लास्ट वीडियो में, और वो चैलेंज में मैंने आपको बोला भी था कि भाई आप पूरे YouTube पे या कहीं भी आप पढ़ते हो, आप एक बार जरूर मैच करना। वैसे नहीं करना चाहिए, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, बट स्टिल आपको फ्रीडम है, आप एक बार मैच करना, देखना द क्रिस्प एंड द बेस्ट एंड नीट ओरिएंटेड सबसे ज्यादा कौन है, कौन सा है, कहां है। तो चलिए, पहला दिन प्रैक्टिस और आज दूसरा दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस। पहला दिन थ्योरी और दूसरा दिन बच्चों क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं। अब आपके दिमाग में होगा कि सर आपने कल पढ़ा तो दिया, और पढ़ाने के बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए अगर एनसीईआरटी के हर लाइन से, तो मजा ही आ जाने वाला है, राइट? अगर हम एनसीईआरटी की हर लाइन, या लिखा हुआ है एनसीईआरटी का महानिचोड़, एवरी लाइन से अगर मैं क्वेश्चन बना दूं, एवरी डैम लाइन, एवरी डैम फिगर, एवरी डैम के डायग्राम, सब कुछ अभी आपको देखने को मिलेगा। तो चैट सेक्शन एक बार, वॉइस क्रैक है यार, बोलो कमेंट क्यों नहीं देखते यार? वॉइस ठीक है बच्चों? अभी आई थिंक साउंड ठीक हो गया। एक बार जल्दी से कमेंट बता दीजिए यार, ऐसा हमेशा क्यों होता है? तुम बंद करोगे ना तो खराब हो जाएगा। अच्छा इधर एक बार अंदर आप सही है? ऑल गुड नाउ? आप ठीक हो गया है? वॉइस ठीक हो गया है एकदम बढ़िया से? चलिए, तो वी कैन स्टार्ट नाउ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि अगले 7 to 8 डेज इसी चैनल पे मैं आपको आके संकल्प भारत के ऑफिशियल चैनल से, इस वीक का बेड़ा मैंने संभाला हुआ है। संकल्प भारत एक पूरा आर्मी है, उस आर्मी में से मैं एक सिपाही हूं, और इस सिपाही को ये 7 दिन आपको मौका मिला हुआ है, और इस 7 डेज में मैं आपके साथ हूं, और आपकी केमिस्ट्री को ये जो सिपाही आपको दिख रहा है नंबर बढ़वा के मानेंगे, ये मैंने आपको बोला हुआ है। अब कल हमने थ्योरी पढ़ ली, चाहे आप कितनी भी डीप थ्योरी पढ़ लीजिए, चाहे आप कितनी भी डीप प्रैक्टिस, चाहे आप कितनी भी डीप नोट्स बना लीजिए, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। वैसे एक गुड न्यूज दे दूं बीच में कि शॉर्ट नोट्स बना बनाया हैंड रिटन भी शेयर करूंगा इस क्लास के बाद, है ना? शॉर्ट नोट्स बना बनाया खुद का लिखा हुआ 2 पेज के अंदर पूरा चैप्टर, एक चीज भी मिसिंग नहीं है, वो मैं आपको शेयर करूंगा इसी उसमें टेलीग्राम में, जो नीचे लिंक है आपके संकल्प भारत का टेलीग्राम। चलिए स्टार्ट करते हैं। हर लाइन, एवरी डायग्राम, एवरी पैराग्राफ, एवरी कॉन्सेप्ट इज कवर्ड। लेकिन ध्यान दो, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस इंटायरली नीट ओरिएंटेड है। तो कुछ बच्चे का कमेंट मैंने देखा था जेई वाले, तो बेटा थ्योरी के लिए आप जेई वाला देख सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस ये जेई वाला नहीं है। क्वेश्चन प्रैक्टिस इंटायरली नीट और मेडिकल एग्जाम के लिए है बच्चों, ठीक है? तो जेई के लिए नहीं है, क्वेश्चन प्रैक्टिस इज इंटायरली फॉर नीट, क्योंकि ये कंप्लीटली एनसीईआरटी ओरिएंटेड है। आइए, हर कॉर्नर, हर बारीकी पॉइंट पे करते हैं। तो मैंने आपको कल ही बताया था कि ये आपका सिलेबस है। अच्छा, तो ये पूरा कंटेंट बनाने में संकल्प भारत के, जैसे हम एक सिपाही हैं, वैसे बहुत सारे सिपाही होते हैं, ठीक है? आपको दिखता भी नहीं है। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि थैंक यू तो बोल दें, ठीक है? कोई अच्छा काम कर रहा है कोई, उसको तो वो मिलना चाहिए, रिकॉग्निशन और थैंक यू बोलना चाहिए, आपको ही बोलना चाहिए। आपको लगता है टीचर ही महान है, सब कुछ कर देता है ना? हम करते हैं, लेकिन बहुत लोगों की हार्डवर्क उसके पीछे होती है। उसमें खास हार्डवर्क जो इस पूरे कंटेंट बनाने के पीछे रहता है, एकदम एनसीईआरटी प्योर पढ़ पढ़ के, हाईलाइट कर करके, क्वेश्चन बना बना के जो आपको देते हैं, आप वीडियोस में देखते भी हो। और आज फिर से क्वेश्चन प्रैक्टिस है, तो डिस्कशन के लिए हमने इनको रखा हुआ है।
ये बीटेक है एनआईटी जमशेदपुर से और स्पेशलाइजेशन है केमिस्ट्री में और आगे आने वाले दिनों में एक सुपरस्टार टीचर हैं, आपके सामने रहेंगे ही। और कुछ बच्चे इनको एसकेएस सर बुलाते हैं, कुछ बच्चे इनको सीएसके सर भी बुलाते हैं। तो चेन्नई सुपर किंग्स जैसे रॉकस्टार है, उम्मीद यही है कि हमारे साथ रह के और अच्छा और अच्छा करके और अच्छा नोट्स और अच्छा मटेरियल और अच्छा डाउट आपको दे के आपकी हेल्प करते रहेंगे। तो चूंकि अब सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करने जा रहे हैं, हाउ इज द जोश, एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी आ जाइए साथ में और फिर हम लोग करते हैं पूरा सेशन को स्टार्ट। थैंक यू सो मच सर। पहले तो इतना कुछ बताने के लिए, इतना कुछ हमारे बारे में बताने के लिए सर। बच्चों बस एक कोशिश होती है कि किस तरीका से हम नीट वाले बच्चों जो है उसको हेल्प कर सके सर। तो सर स्टार्ट करते हैं सेशन। स्टार्ट करते हैं बच्चों, बिना पेन कॉपी ले लीजिए और मैं अगले 1.5-2 घंटे में मैं आपको लगभग 200 क्वेश्चंस लेके आया हूं। हर एनसीईआरटी का लाइन लेके आया हूं, पूरा डायग्राम कवर होगा, इन टेक्स्ट कवर होगा, टेंशन फ्री रहना। अगर मौका मिले तो एनसीईआरटी खोल के रख लेना सर, उससे बच्चों को यह भी आइडिया लग जाए कि हर एक लाइन कवर यहाँ पे हो रहा है। अच्छा, अगर आप एनसीईआरटी खोल के रखते हैं तो कवर हुआ है। तो अब हम चलते हैं बेटा, ये सारे आपके पास कल हमने थ्योरी में कवर कर लिया है, आज एनसीईआरटी को पोस्टमार्टम कर देते हैं। बिल्कुल सर। तो चलिए, पहला आपके पास एनसीईआरटी में जो टॉपिक है, ये 3rd चैप्टर है। यस सर, एनसीईआरटी के अंदर। बिल्कुल सर। और 3rd चैप्टर में 3.1 में ये दोनों टॉपिक्स के अंदर जो हम एक एक करके एनसीईआरटी सामने रखेंगे और एनसीईआरटी में जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने हाईलाइट भी कर दिया है और मेरी कोशिश ये रहेगी, ठीक है सर, कि हम इनको कल तक हाईलाइटेड एनसीईआरटी भी दे दें। सर हम हर जो पीडीएफ बना है ना वो बच्चों को भी हम प्रोवाइड कर देंगे। बिल्कुल सर। तो बच्चों आपको क्या क्या दिया पहले मैं ये बताता हूं। आइए इससे पहले मैं चलते हैं, आपको हम किस किस तरह से हेल्प कर रहे हैं ये बता देता हूं। सबसे पहले मैं एनसीईआरटी की मोस्ट डिटेल्ड थ्योरी मैंने आपको दी है। ये सीरीज कैसे कैसे चलेगा, मोस्ट डिटेल्ड थ्योरी। अच्छा, आप यूट्यूब पे है, कंपेयर कर सकते हो, आपके हाथों में है। चलिए, मोस्ट डिटेल, वो भी सबसे कम टाइम में, विद अ लेसर टाइम। इसीलिए हम बोल रहे हैं वन शॉट नहीं, स्मार्ट वन शॉट है ये। वन शॉट नहीं, स्मार्ट वन शॉट है। गधा मजदूरी नहीं, स्मार्ट हार्डवर्क करेंगे तब सिलेक्शन होगा। उसके बाद हमने एनसीईआरटी का नोट्स आपको दिया है, हैंड रिटन। बिल्कुल सर। आपको टेलीग्राम में शेयर कर दिया है और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और दोस्ती तो आप बहुत लेट करते हो, यही गलती है, ठीक है, दोस्ती आपको हो जानी चाहिए। अब एनसीईआरटी नोट्स के बाद बेटा एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स भी आज हम आपको शेयर कर देंगे, ताकि एग्जाम से 2 दिन पहले 2 पेज में ये चैप्टर आपका रिवीजन हो जाए। एग्जाम से 2 दिन पहले 2 पेज में ये चैप्टर रिवीजन हो जाए और एक एक बारीकियों पे ध्यान रखा गया है। और बेटा हम एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन क्वेश्चन भी दे रहे हैं। और अभी अभी हमने बोला, जो आपके सर हैं सीएसके सर, इनको बोल दिया है कि सर आप एनसीईआरटी की हाईलाइट भी दे दीजिए, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रगड़ दीजिए, उसको हाईलाइट कर दीजिए और बच्चों को प्रोवाइड कर दीजिए, ताकि हम आपको और ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर पाए। ये इतनी ज्यादा चीजें करने के बाद 1% स्कोप बचता है क्या आपके सिलेक्शन रुकने का? बिल्कुल भी नहीं, 1% चांस भी नहीं छोड़ेंगे। और मैं बार बार इसी बात को आपको जगाने आता हूं कि मेहनत इतनी करो कि इस नेचर से अपनी तकदीर छीन लो। बेटा मेडिकल सीट आपके पास है, आपके किस्मत में है, बस वो छीनना पड़ेगा, इतनी हार्डवर्क होनी चाहिए। तो एक बार चैट सेक्शन लाल हो जाए तो मैं पहला क्वेश्चन लाता हूं, 30 से 45 सेकंड्स देंगे हर क्वेश्चन को और उसको सॉल्व करेंगे। आइए, ठीक है सर, कंटिन्यू करते हैं सर। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा। क्वेश्चन क्या नहीं, ये दूसरा क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। पहला पैराग्राफ 3.1 से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, 3.2 से बन रहा है। उसमें सर बेसिक लिखा हुआ है क्या कैसे करना है सर। डोबेरिना ट्राइड आपने कल पढ़ा था, प्राउस्ट एनसीईआरटी में नहीं है, लेवोजियर एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन डोबेरिनर एनसीईआरटी में है। और वो क्या कह रहा है कि हु गेव द आइडिया फॉर द फर्स्ट टाइम टू क्लासिफाई एलिमेंट एज पर देयर प्रॉपर्टीज, यानी कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो क्वेश्चन को कहो, कह रहा है कि हु गेव द आइडिया, अब एक बार बाहर जाएंगे, हु गेव द आइडिया, कौन से ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने आइडिया दिया पहली बार, फर्स्ट बार, कि टू क्लासिफाई एलिमेंट्स एज पर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के हिसाब से पहला क्लासिफिकेशन किसने दिया था? तो देखो लेवोजियर ने भी प्रॉपर्टी के हिसाब से नहीं दिया, बिल्कुल सर, और प्राउस्ट ने भी प्रॉपर्टी के हिसाब से नहीं दिया था। डोबेरिनर ने दिया था। डोबेरिनर ने क्या बोला था? सबसे पहले 3 का सेट बनेगा और तीनों की प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। यहां पे लिखा हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है। तो देखोगे डोबेरिनर वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट, एनसीईआरटी में लिखा भाई, ये कहां लिखा है? ये देखो, इन 1829 ही नोटेड अ सिमिलैरिटी अमंग द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, लिखा हुआ है ही वाज द फर्स्ट टू कंसीडर द आइडिया
among properties. डोबरीनर पहले साइंटिस्ट थे। अब आप कितने भी कोटा दिल्ली बेंगलोर करते रहो, ये पहली छोटी छोटी चीजों आपको ध्यान रखो। पहले साइंटिस्ट कौन आए? डोबरीनर आए, जिन्होंने प्रॉपर्टी से रिलेट किया था। अच्छा, एक और इसी में जोड़ दूं, पहले साइंटिस्ट कौन थे जिन्होंने एटॉमिक प्रॉपर्टी को एटॉमिक वेट से निकाला था? सबसे पहले जो बताया था वो कल के नोट्स में था, न्यूलैंड ने बताया था। बिल्कुल सर, न्यूलैंड ने पहली बार एटॉमिक प्रॉपर्टी को एटॉमिक वेट से रिलेट किया था। बट डोबरीनर ने पहली बार एटॉमिक प्रॉपर्टी रिलेट किया था, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी से क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट को रिलेट किया था। बिल्कुल सर, दोनों में अंतर डिफरेंस है। तो ये बात बहुत अच्छा, ये आप पूछेंगे ना किसी, मतलब हम इंटरव्यू अगर लेते हैं टीचर्स की, तो जनरली यही छोटी छोटी चीजें पूछते हैं, एनसीईआरटी का चीजें पूछते हैं। आइए नेक्स्ट, अब आपके पास सेकंड क्वेश्चन आता है, ज्यादा समय नहीं लेंगे, ये तो बहुत छोटी सी चीज है। डोबरीनर ने 3 का सेट बनाया था, क्या बोलते हैं उसको? ट्राइड्स बोलते हैं। ट्राइड्स बोलते हैं बेटा। तो ये आपके पास ट्राइड्स रहा। ट्राइड्स का मतलब सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स। चलिए, और तीनों एलिमेंट का प्रॉपर्टी सेम था कि डिफरेंट था? सर, तीनों एलिमेंट का प्रॉपर्टी सिमिलर था, लगभग सेम था, लगभग सिमिलर थे। मान लो हमने ट्राइड बनाया XYZ, तीनों की एलिमेंट की प्रॉपर्टी लगभग सिमिलर है। बिल्कुल, मतलब एक ग्रुप के एलिमेंट। बिल्कुल सर, इसीलिए डोबरीनर ग्रुप में लगता है। और एनसीईआरटी में एक लाइन भी दिया है कि वाई का जो प्रॉपर्टी होगा सर, वो एक्स और जेड के बीच में होगा। ये लाइन लिखा हुआ, अभी हम दिखाएंगे। ये क्या बोल रहा हूं कि वाई का जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होगा, वो एक्स और जेड के बिल्कुल बीच वाले होगा। ये एनसीईआरटी ही बताएगा। एक बार पीछे चलते हैं, यहां पे देखो, also the property of the middle element, बिल्कुल सर, where in between those of the other two element, जैसे पहले और तीसरे के एटॉमिक वेट का एवरेज दूसरे के बराबर आता है, एकदम सही। पहले और तीसरे के एटॉमिक वेट का एवरेज बीच वाले के बराबर आता है, वैसे ही जो पहले और तीसरे की प्रॉपर्टी है, जो पहले और तीसरे की प्रॉपर्टी है, उसके बीच में वाई की प्रॉपर्टी आती है। मतलब जैसे मान लो इसका एटॉमिक वेट, इसका एटॉमिक वेट, उसके बीच में ही होगा, ऑब्वियस है। स्पेसिफिक डेंसिटी, एटॉमिक वॉल्यूम, इसका एटॉमिक वॉल्यूम, बिल्कुल सर, इसका डेंसिटी, इसका डेंसिटी, सही बात है सर। और भी बहुत, इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, एग्जैक्टली। तो चलो बेटा, तो बीच में लाई करता है। अब उस पर क्वेश्चन भी है, जैसे मान लो ये सवाल है, अब इसमें 30 सेकेंड्स दो, इस तरह के सवाल बहुत आएंगे। हर लाइन से बना दिया बेटा, जहां से सवाल बन सकते हैं एनसीईआरटी से बना दिया। कह रहा पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। डोबरीनर ट्राइड से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बनाइए, क्या होगा? Middle element of each triad has an atomic weight about half between the other two element। हाँ, यही कहते हैं, यही कह रहा था सर, यही कह रहे थे। 3 एलिमेंट का सेट है, तो पहले और तीसरे का जो हाफ करेंगे, यानी कि एवरेज करेंगे, वो दूसरे के बराबर आएगा, मिडिल वाले के बराबर। डोबरीनर तो सही है सर। इनकरेक्ट पूछा, बिल्कुल सर। मिडिल जो है वो इक्वल होता है क्या एटॉमिक वेट? नहीं सर, वो मिडिल का इक्वल नहीं होगा, वो दोनों के सम का आधा होगा, एवरेज होगा। बिल्कुल सर, तो ये इनकरेक्ट में काउंट हो गया। सही बात है। एक बार हम तीसरा पढ़ लेते हैं और ये तीसरा स्टार लगा लीजिएगा बेटा। तीसरा यही अभी बता रहे थे कि प्रॉपर्टी ऑफ द मिडिल एलिमेंट, प्रॉपर्टी भी मिडिल एलिमेंट की, वेयर बिटवीन द अदर टू, मतलब पहले और तीसरे वाले का जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल बीच में होगा। मतलब पहले और तीसरे का जो प्रॉपर्टी है, बिल्कुल, और जो बीच वाली की प्रॉपर्टी है, बीच वाली की प्रॉपर्टी मिडिल है पहले और तीसरे के बीच में। बिल्कुल। चलो नेक्स्ट, ये एनसीईआरटी में ही लिखा है, कहीं और नहीं मिलेगा। और चौथा कह रहा है सर, डोमिनेट लॉ ऑफ ट्राइड्स वर्क ओनली फॉर फ्यू एलिमेंट। सही बात है, ऑब्वियसली कुछ ही सेट बनाए थे, अभी हम देख लेंगे, वो भी आगे लगाए हैं। जैसे यहां आ जाओ, और ये एनसीईआरटी का फिर से फिगर है। अब देखो, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए इसमें बड़ा सिंपल है। अच्छा, इसका न्यूमोनिक्स बनाया था, ठीक है सर, सब बच्चों को याद है न्यूमोनिक्स? किसको किसको याद है? तो न्यूमोनिक्स बनाया था कि लीना के कस्बा में सीबीआई का छापा, ऐसा बनाया था हमने। बिल्कुल सर, बनाया था। लीना की कस्बा में सीबीआई का छापा। आ जाओ बेटा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो डोमिनेंट रूल ऑफ ट्राइड? तो लीना के कस्बा में सीबीआई का छापा, इन तो होता है, डज नॉट फॉलो, तो यही तो था फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन। मैंने ये डिमेरिट में भी लिखवाया था कि दिस विल नॉट फॉलो। क्यों? पहले और तीसरे का जो वेट है वो दूसरे के बराबर नहीं आ रहा है। बीच वाले का जो वेट है वो फर्स्ट और सेकंड, मान लो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन की बात, सही बात है सर, इसका 19 होता है, सही बात है, इसका 35.5 होता है, इसका 80 होता है, बिल्कुल एटॉमिक वेट, ठीक है। तो जब एवरेज निकालोगे तो 80 + 19/2 यानी कि 99/2 यानी कि 49.5, कहीं दूर दूर तक बराबर नहीं है, इसलिए डोबरीनर ट्राइड को फॉलो नहीं करता है। बी ऑप्शन हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं 5 पे, आ जाओ। ये वही न्यूलैंड है, बिल्कुल सर, डोबरीनर के बाद जो म्यूजिकल नोट्स बनाया था, इंडियन म्यूजिकल नोट्स बताया, बिल्कुल सही। हर 8वां एलिमेंट रिपीट करेगा अपनी पहले वाले से, सही बात। जैसे सारे गामा पाधा नीचे में हर 8वां म्यूजिकल रिपीट होता है, वैसे ही यहां भी अपने हर 8वां एलिमेंट की प्रॉपर्टी। कह रहे नॉट ट्रू, ध्यान से देखिए, पूरा एनटीए बेस्ड है।
एनटीए भी इनकरेक्ट पूछता है, नॉट ट्रू पूछता है, 70-75% क्वेश्चन इसी तरह से टेढ़ा पूछता है, नाक को यूं ना पकड़ के यूं पकड़ता है वो। सही बात है सर। कह रहे न्यूलैंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट में अरेंज किया था। सही, यही तो किया था सर, उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट में ही किया था। न्यूलैंड नोटेड दैट हर 8वां एलिमेंट हैड सिमिलर प्रॉपर्टी टू द फर्स्ट। यही तो था, बिल्कुल यही था। जैसे सारे गामा पाधा निशा में हर 8वां नोट रिपीट होता है, वैसे न्यूलैंड में हर 8वां प्रॉपर्टी रिपीट हो रहा था। न्यूलैंड रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट वाज जस्ट लाइक every eighth note that resemble the first in the octave। हाँ, ये भी सही बात है। जैसे म्यूजिक के ऑक्टेव में हर 8वां नोट रिपीट हो रहा है, वैसे ये भी रिपीट हो रहा है। ठीक है। कह रहे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव सीम टू बी ट्रू ओनली फॉर फ्यू एलिमेंट्स अप टू जिंक। नहीं सर, अप टू कैल्शियम। अप टू कैल्शियम। बेटा जैसे ही डी ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है, ये फेल होना स्टार्ट हुआ, फेल होना स्टार्ट हो गया। इनर्ट गैस के बाद भी ये फेल होना बिल्कुल स्टार्ट हो गया था। तो ये जिंक ना आके क्या आएगा? कैल्शियम आएगा। यानी सर आप कहना चाह रहे हो डी वाला जो हमारा ऑप्शन है वो नॉट ट्रू है, नॉट ट्रू। यही तो आंसर आने। और सर आप देख रहे हो बिल्कुल लाइन लिखा हुआ, ही अरेंज द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट। ये देखो सब लाइन है एनसीईआरटी में। अच्छा ये हाईलाइट करके दे देंगे भाई, टेंशन ना लो इसका पीडीएफ हम कल प्रोवाइड कर देंगे। एनसीईआरटी अगर देख रहे होगे ना, आपको दिख रहा होगा कि यार हर लाइन से सवाल बना दिया सर, बिल्कुल है ना? सही चलो बात है। आगे बढ़ते हैं बेटा, ये लाओ लॉगरमेयर कर्व वाज प्लॉटेड बिटवीन। और ये मैं कह रहा हूं 99% बच्चा गलत करेगा। और मतलब ये आप कहना चाह रहे हो कि वो सेकंड आंसर टिक करके आगे बढ़ेगा। मैं कितने लोग कहते हैं बी ऑप्शन, जरा एक बार जज कर लेते हैं। पूछते हैं सर बच्चों से। 99% पहले ही बता देता हूं गलत करोगे, फिर भी गलत करोगे। सही बात है सर। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी को आप मानते हो, अरे यार बहुत छोटी सी किताब है, क्यों पढ़े? हमारे वो वाले सर बड़े अच्छे पढ़ाते हैं। अरे वो वाले सर भी एनसीईआरटी नहीं पढ़े ना, दिक्कत यही है। चलिए अब देखो, चलिए ठीक है, तो अब जैसा बच्चा कह रहा है थोड़ा सा कम बात करें, कम बात कर लेंगे। चलो आ जाओ। लॉगरमेयर कर्व वाज प्लॉटेड बिटवीन। अब लॉगरमेयर कर्व किसके किसके बीच में प्लॉट हुआ था? तो लॉगरमेयर कर्व डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी और एटॉमिक वेट के रिस्पेक्ट में, जैसे एटॉमिक वेट वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम, जैसे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस एटॉमिक वेट, तो एटॉमिक वेट से डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी को प्लॉट किया था। यहां सर लिखा भी है एटॉमिक वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हमारा ग्राफ ड्रॉ किया था एटॉमिक वेट के लिए। जैसे उन्होंने लॉगरमेयर ने एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट किया था, पहला चीज। बिल्कुल। बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट वर्सेस एटॉमिक वेट किया था। यही बात है सर, किया था ना? बिल्कुल सर, ये ग्राफ हुआ ना? अरे नाइस। तो ये भी होगा और ये भी होगा और बेटा डी हो जाएगा। और पढ़ो इधर उधर की चीजें, ये गलत करवा सकता है कि सर? ये बिल्कुल एनसीईआरटी में दिया और ऐसे क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। अमेजिंग। आ जाओ अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। कह रहे हैं मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल क्या है? क्या है मेंडलीफ? क्या बताता है मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ है क्या? लॉ है, बिल्कुल सर। टेबल नहीं, लॉ क्या बताता है? अब देखो मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ ने यही बोला था। मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ न्यूलैंड से आगे बाहर आया, तो उसके बाद आया और था। न्यूलैंड से जब बाहर आया था, न्यूलैंड से ही इंस्पायर होकर निकला था। ठीक है सर। इसने बोला कि एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी रिपीट होगी अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में रखा जाए। यानी कि एलिमेंट की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी पीरियोडिक फंक्शन है ऑफ एटॉमिक वेट। यही चीज तो यहां लिखा हुआ है सर। द फिजिकल प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टीज होता है ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। क्या यही सही है? बिल्कुल सर सही है। क्या डी ऑप्शन यही होने वाला है? यही है सर। आगे बढ़ सकते हैं? बढ़ सकते हैं सर। अगला क्वेश्चन, Which shows the demerit of Mendeleev periodic table। मतलब अब डिमेरिट पूछ रहा है सर। बेटा मेंडलीफ के हमने मेरिट भी पढ़ा है, मेंडलीफ का हमने डिमेरिट भी पढ़ा है। तो बेटा आपको डिमेरिट कौन कौन से थे? 3 डिमेरिट हमने लिखाया था और 3 ही मेरिट हमने लिखाया था। तो डिमेरिट आप याद करो। क्या टेलुरियम विथ हायर एटॉमिक वेट वाज प्लेस्ड बिफोर आयोडीन? देखो हायर एटॉमिक वेट का एक शॉर्ट ट्रिक बताया था मैंने इनको, ठीक है ना? कौन सा था? आमिर खान, तेरी इच्छा कोई नहीं। आमिर खान की इच्छा नहीं चलने वाली है। मतलब इसका एटॉमिक वेट कम था बट फिर भी बाद में रखा गया। सही बात है सर। वो रॉन्ग हो गया, गलत था ये चीज। हाँ गलत हो गया था। आयोडीन का एटॉमिक वेट कम था बट फिर भी बाद में रखा गया था। निकल का एटॉमिक वेट कम था फिर भी बाद में रखा गया था। तो देखो यही तो कह रहा है, टेलुरियम हायर एटॉमिक वेट है बट फिर भी पहले रखा गया था। सही बात है सर। उसी तरह कोबाल्ट का हायर एटॉमिक वेट बट फिर भी पहले रखा गया था। तो ये दोनों ही सही है। बिल्कुल सर, तो सही क्या है। ये सही है? और सर यहाँ लाइन भी वही चीज दिया हुआ है, आयोडीन विथ लोअर एटॉमिक नंबर देन दैट ऑफ टेलुरियम। यहाँ लिखा हुआ है डिटो। हाँ मैं सोचता हूँ कि कुछ ऐसा वो बने, कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप हो कि मैं यहाँ एनसीईआरटी का क्वेश्चन कराऊं और यहाँ एनसीईआरटी वैसे हाईलाइट हो रही हो। अच्छा, कि ये लाइन से सवाल आ रहा हो। कोशिश करेंगे सर, कोशिश करेंगे, देखते हैं क्या कैसे होता है। प्यारा चीज हो जाएगा बच्चों के बिहाफ पे। ठीक है, सही चीज है वो। चलो आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ। व्हिच शोज द मेरिट ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल।
कौन है जो मेरिट को बताता है मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल का? पहला सर स्टेटमेंट क्या है? मेरिट था अभी, और ये मेरिट पूछ रहा है। ये मेरिट पूछ रहा है। सही बात है सर। अच्छा, ये ज्योतिष साइंटिस्ट इनको बोला जाता है क्या? सही बात है। ये ऐसे एलिमेंट्स के बारे में डिस्कवरी कर दिए थे, ऐसे एलिमेंट्स के बारे में प्रिडिक्शन कर दिया था जो उस समय डिस्कवरी नहीं हुआ था। आप सोचो, मतलब जिसका जन्म नहीं है उसके बारे में बता देना, वो उन एलिमेंट्स के बारे में बता दिया जिसकी डिस्कवरी नहीं। इसीलिए सर मेंडलीफ का कंट्रीब्यूशन हमें लगता है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस कंट्रीब्यूशन था। हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं थी। सही बात है। तो यही तो लिखा है, ही लेफ्ट सेवरल गैप्स व्हिच वाज अनडिस्कवर्ड। कुछ प्रेडिक्शन कर दिया और उसकी जगह भी बता दी कि यहीं आएगा। तो चलो ये भी सही है। सही बात है सर। एका एलिमेंट तो अलका गायत्री बीएससी, सीता गीता एमटेक। बिल्कुल। तो अलका गायत्री का मतलब एका एल्युमिनियम का गैलियम होता है, वही लिखा है। एका एल्युमिनियम का गैलियम। सीता गीता का मतलब एका सिलिकॉन का मतलब जर्मेनियम सर। तो सीता गीता आ गया। क्या सारे ही सही हैं? बिल्कुल सारे सही हैं सर। यही मेरिट है। मेरिट नंबर एक और, कुछ एलिमेंट्स की एटॉमिक वेट को भी करेक्ट किया था। सही बात है। यूरेनियम, बेरिलियम, इंडियम, गोल्ड, प्लैटिनम, ये सारे। चलो 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 आगे बढ़ सकते हैं सर। हाउ मेनी एलिमेंट वेयर प्लेस्ड इन 8th ग्रुप ऑफ द मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल? जो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल बनाए थे उसके 8th में। एक सेकेंड, हाँ, पहले बच्चों से पूछो भाई कितना वो था, ग्रुप कितना था पहले मेंडलीफ में? बच्चे बताएंगे। मेंडलीफ में कितने ग्रुप थे आप जरा कमेंट करके बताइए। तो बच्चों मेंडलीफ में क्या टोटल 9 ग्रुप थे? सब लोगों को पता है? सही बात है। मजा आ रहा है? 9 ग्रुप थे, ठीक है। अच्छा, हमें पता है 0 से लेकर के 8 तक था। सही बात है सर। रिवीजन करा देता हूं। ठीक है। अच्छा, रोमन में ये लिखा जाता था, रोमन लैंग्वेज में। ठीक है सर। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है सर। ठीक हो रहा? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है सर। इसमें एक चीज और है कि सर 1 से लेकर के 7 वाले को 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया गया था। कल बताए हैं सर आप थ्योरी। 1 से 7 तक 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया गया था। सब ग्रुप ए में SNP ब्लॉक को रखा गया था, सब ग्रुप बी में डी ब्लॉक एलिमेंट रखा गया था। सही। अच्छा, 0 ग्रुप में इनर्ट गैस, नोबल गैस, और नोबल गैस, बिल्कुल। और 8th ग्रुप में आपके पास ट्राइड्स। 8th ग्रुप में आपके पास 3 एलिमेंट्स, सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स। कौन कौन से? फिर रूठा ओसामा, ठीक है ना, कौन रहता इधर, बिल्कुल, निकाह पढ़ो पंडित। तो ये 9 एलिमेंट्स लिखे गए थे। ये आपके स्क्रीन पे है 8वां एलिमेंट। ये एनसीईआरटी में है बेटा, एनसीईआरटी में है। और महान चीजें पढ़ेंगे तो आपसे नहीं कहा हाउ मेनी एलिमेंट्स वे प्रेजेंट इन द 8th ग्रुप। तो वैसे अगर पूछा जाए, देखो टोटल अगर पूछता सर तो 9 होता, टोटल 9 है। लेकिन अगर ये पूछ रहा हाउ मेनी एलिमेंट वेयर प्लेस्ड इन ग्रुप 8 तो सीधे आंसर सर 3 होगा। 3। बाकी हर ग्रुप में 2-2 एलिमेंट्स थे। सही बात है। 1A 1B 2A 2B 3A 3B, सब में 2-2 सब ग्रुप था, तो 2-2 एलिमेंट आएगा। सिर्फ 8th में सर 3 एलिमेंट, 8th में 3 एलिमेंट था। चलो नेक्स्ट, जैसे आप आओगे यहाँ पे, व्हिच एलिमेंट्स वेयर अननोन एट द टाइम ऑफ मेंडलीफ पब्लिश्ड इस पीरियोडिक टेबल? कौन सा एलिमेंट मिस था सर? कह रहा है कि कौन मेंडलीफ ने जब अपना पीरियोडिक टेबल पब्लिश किया तो कौन अननोन था? जरा ध्यान देना, 4 एलिमेंट्स अननोन थे। याद आया? अलका गायत्री मतलब गैलियम, गैलियम अननोन था। इसी की जगह पे क्या था? एका एल्युमिनियम लिखा गया था। उसके बाद अलका गायत्री बीएससी, स्कैंडियम अननोन था, सही बात है, एका बोरोन लिखा गया था। फिर देखा गया सीता गीता यानी कि जर्मेनियम अननोन था, इसको एका सिलिकॉन लिखा गया। और फिर याद करो टेक्नीशियम यानी कि एका मैंगनीज को टेक्नीशियम लिख दिया। टेक्नीशियम नहीं था, एका मैंगनीज। तो गैलियम और जर्मेनियम दिख रहा है यहाँ पे। बोथ ए एंड बी सही है। सही है सर। बोथ ए एंड बी सही है। सही है सर। मजा आया? तो इस तरह के सवाल एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। सर मैं कह रहा हूं बच्चे अगर कल का कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से देखेंगे वो वीडियो, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो 30 सेकंड के आंसर सॉल्व नहीं कर रहे होंगे। 30 सेकंड्स इज द मैक्सिमम टाइम। आ जाओ। कह रहा है एका एल्युमिनियम और एका सिलिकॉन। अभी तो बताए हैं सर। अलका की जगह गायत्री, सीता की जगह गीता, तो एल्युमिनियम की जगह गैलियम और सीता की जगह गीता जर्मेनियम। आंसर तो गैलियम एंड जर्मेनियम, आंसर सी। आगे जल्दी से बढ़ते हैं, आगे आ जाओ। हाउ मेनी वर्टिकल कॉलम्स वेयर प्रेजेंट इन मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल? पूछ लिया अभी दिया था। वर्टिकल कॉलम कितने थे? 9। लोग 8 लिखाते हैं। मैंने कई जगह नोट्स देखा, मैं सबका देखता हूं। तो भाई 8 लिखाते हैं, रॉन्ग है। एनसीईआरटी में 9 है, क्योंकि मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल अपडेट कर दिया था रामसे साइंटिस्ट ने। सही बात है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ लाइन सर। रामसे साइंटिस्ट ने अपडेट कर दिया था, 8 की जगह 9 ग्रुप कर दिया था। तो आपके पास 9 आंसर आएगा। ठीक है। देखो यहां से 0 से लेकर के 8 आप काउंट भी कर सकते हो, आपके स्क्रीन पे है बेटा। ठीक है। मेंडलीफ ने प्रेजेंट 8 ही किया था, बट मेंडलीफ को अपडेट कर दिया गया था 9 ग्रुप्स में। आगे बढ़ सकते हैं सर। अब आ जाओ आपके पास नेक्स्ट। हाउ मेनी हॉरिजॉन्टल रोज? कितने हॉरिजॉन्टल रोज थे? तो जितने हॉरिजॉन्टल रोज मेंडलीफ ने बताया, सही बात है, उतने ही हॉरिजॉन्टल रोज मॉडर्न में आज भी हैं। आज भी है सर। तो हॉरिजॉन्टल रोज यानी कि पीरियड यानी कि 7, जितने मेंडलीफ ने बताया था, हाँ जैसे यहां पे दिख भी रहा है। चलो नेक्स्ट आगे। तो 7 हो गया आपके पास। हाउ मेनी हॉरिजॉन्टल? चलो नेक्स्ट 16 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है
कि द नोबल गैस वेयर प्लेस्ड इन विच ग्रुप ऑफ द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अभी तो सर आप बताए हैं हाँ। कि जो 0 वाला ग्रुप था उसमें नोबल गैसेस थे, बिल्कुल और सही 1 से जो 7 तक थे वो 2 सब ग्रुप में डिवाइडेड थे, और 8th वाला अभी आपने बताया है सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स, Set of 3 ट्राइड्स elements। उसमें डाल दिया गया, 9 ठीक है एलिमेंट्स सर। टोटल। तो ये क्या 0 ग्रुप में डाले गए थे, और ये क्या ये वाला काम रामसे साइंटिस्ट ने किया था? क्या यही वाला काम रामसे साइंटिस्ट ने किया था? यही वाला अपडेट हुआ था? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्या कह रहा है देखो, व्हाट इज या आर द ड्रॉबैक, यानी कि डिमेरिट, डिमेरिट पूछना चाह रहा है यानी कि बेसिकली। डिमेरिट। भाई मेंडलीव का मेरिट भी था तो डिमेरिट भी था, फेल हुआ ना। यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होगी। तो ये डिमेरिट जो है बच्चों, इसका क्या था? आइए तो देखो, मैं तो लाइन से पढ़ देता हूं। ठीक है सर। भाई देखो, हाइड्रोजन का वो जगह नहीं बता पाए थे, ठीक कभी है। ग्रुप 1 में, कभी ग्रुप 7 में, 17 में अभी सर अभी भी वो प्रॉब्लम है। अभी भी प्रॉब्लम है। ठीक तो है सर। पहला, आइसोटोप को अलग से जगह नहीं दे पाए थे। बिल्कुल तीसरा चीज सर, कुछ बच्चे आइसोटोप्स का बता रखे। ठीक है सर। दोबारा रिपीट नहीं करना। ठीक है। कुछ एलिमेंट्स की हायर एटॉमिक वेट है, उसको बाद में रखना चाहिए था, पहले रख दिया था। जैसे आमिर खान तेरी इच्छा कोई नहीं। ठीक है। ये सब तो देखो, यहाँ पे पहला वाला हाइड्रोजन डिसाइड नहीं कर पाए थे, दूसरा वाला आइसोटोप की पोजीशन नहीं कर पाए थे। और कई लोग अब देखो A B C आंसर देखेंगे। भाई पूछा क्या है, इस पे भी देखना है। पूछा ड्रॉबैक है, ये तो मेरिट था भाई। और सर बहुत अच्छा मेरिट था, मतलब वन ऑफ द, कहते हैं ना इंपॉर्टेंस, अगर बताएंगे तो सबसे मेरिट था। बिल्कुल सर, कि जो जिसकी डिस्कवरी, ये तो मेरिट था। आपसे ड्रॉबैक पूछा है तो आंसर A एंड B होगा। आंसर A एंड B होने वाला है। देखो, क्या नीट लेवल का सवाल है, क्या फंसाने वाला सवाल है, क्या एनसीईआरटी बेस्ड सवाल है? एनसीईआरटी का हर लाइन अगर कवर नहीं हो रहा है तो आप जरूर कमेंट कर सकते हो। 110% हम लोग सर हम तो सब टॉपिक तक दिखा रहे हैं, मोहर लगा के हम लोग पढ़ाते हैं, सीधा बात है भाई। ठीक है ना, काम में इधर उधर की बातें करते हैं ना, काम अपना काम 110% ठोक के एकदम सोने की भाव भाई चलती है। बच्चे भी सर बिल्कुल सही सही जवाब लिख रहे हैं सर। चलिए अब 3.3 वाला खोल लीजिए पैराग्राफ। अब 3.3 में हर एक लाइन को देखिएगा जहां से सवाल बन सकते हैं। ये पैराग्राफ है, हाईलाइट कर दिया है। अब आइए, हम पढ़ चुके हैं बट फिर भी एक बार देखते हैं। हेनरी मोसले का एक्सपेरिमेंट कल बताया था, बिल्कुल बताए थे सर। डिफरेंट एलिमेंट्स पे हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन की बम्बार्ड बॉम्बार्डमेंट किए और थे। क्या निकल रहा था? एक्सरेज निकल रहा था। एक्सरे निकल रहा था। क्या यूवी रे निकल रहा था? नहीं सर। क्या एक्सरे निकल रहा था? बिल्कुल सर। तो एक्सरे आंसर आया। बिल्कुल यही सिंपल क्वेश्चन है, यही पूछ रहा है। और एक्सरे जब निकला तो एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करके रिलेशन आया था। अंडर रूट ऑफ म्यू Under फ्रीक्वेंसी root of frequency of the X-ray is directly proportional to atomic number of the element. Root under frequency of the X-ray is directly proportional to अच्छा, इसी को कहते हैं root under frequency of the X-ray is equal to A into Z minus B। ये भी कहा था, A and B are the constants। सही बात है सर। और Z क्या है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। Z क्या है आपके पास? नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। जल्दी से बोल दो। यस सर, बिल्कुल सही सर। सही है। अब एनसीईआरटी में ये पूछ लिया, जो अभी बताया वही पूछ लिया। क्या रूट फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड है? क्या y इक्वल टू mx ग्राफ बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा सर। पासिंग थ्रू ओरिजिन बनेगा? वही दिखा रहा है सर। क्या स्लोप 45 डिग्री होगा? होगा सर। क्या यही वाला ग्राफ दिख रहा है? बिल्कुल सर। और अगर यही वाला ग्राफ है तो आइए, कह रहा है z क्या है? तो बेटा, रूट फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सरे एंड एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट, ये z जो है वो एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन है। एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन है। आगे बढ़ सकते हैं बेटा? बिल्कुल सर, आगे। अब जैसे ही आप बढ़ोगे, ये देखो अगला लाइन, एनसीईआरटी का अगला लाइन, अगला सवाल कह रहा है who showed that atomic number is more fundamental property than atomic mass। देखो, रुको, मेंडलीफ ने क्या बोला था? एटॉमिक वेट वेट फंडामेंटल बताया था इन्होंने। और हेनरी मोसले ने एक्सरे से एटॉमिक नंबर को बता दिया कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी कौन है? एटॉमिक नंबर। यानी कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी कौन है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। कौन है इसमें? हेनरी मोसले। हेनरी मोसले दिख रहा है आपके पास? बिल्कुल सर, ए आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, नीट के लिए सुपर सवाल, इस टाइप के सवाल पूछ लेता। वैसे बड़ा आसान है, सुपर सवाल। लाइन है सर एनसीईआरटी का, डिट्टो सर। एनसीईआरटी का लाइन है। आओ, कह रहा है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या आता है? मेंडलीव पीरियोडिक लॉ कहता है कि फिजिकल और केमिकल के प्रॉपर्टीज होगा, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास होगा। सही बात है सर। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहता है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी पीरियोडिक फंक्शन होगा एटॉमिक नंबर के। आओ एटॉमिक नंबर के नाइस हो गया, सी ऑप्शन एकदम अमेजिंग हो गया है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा, हाउ मेनी नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स आर देयर इन द। अब सर बच्चे सोच रहे हैं क्या मैं इसको याद करके रखूं? एनसीईआरटी में सर डिट्टो दिया है। सिलेबस के अंदर है कि सिलेबस के बाहर है? पहले यही आधे बच्चे को यही नहीं पता होगा। सही बता रहा हूं मैं। और पढ़ो बड़े मास्टरों से। आओ, अब हमारी जरूरत आपको एग्जाम में आएगी, क्योंकि सिलेक्शन की तैयारी भाई विशाल तिवारी चल रही है बेटा यहाँ पे। सिंपल, जब तक एनसीईआरटी नहीं करेंगे तब तक तो सर मुश्किल है चीज। आइए कह रहा है हाउ मेनी नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स आर देयर। अब ये कहीं नहीं, आओ यहां पे बताया जाता है
94 नेचुरली अकरिंग दिख रहे हैं यहाँ पे, 94 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं बेटा। 94 कहीं दिख रहा है डी ऑप्शन में, 94। अच्छा 94 नेचुरली। नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम लाइक एक्टिनियम एंड प्रोटैक्टिनियम आर आल्सो फाउंड इन पिच ब्लेंड एंड ओर ऑफ द यूरेनियम। मतलब बेसिकली कह रहा है यूरेनियम तक तो नेचुरली है 92 तक, 92 यूरेनियम के 92 होता है। चलो टोटल पूछ रहा है कितने नेचुरली अकरिंग है, तो 94। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो अगला एनसीईआरटी का लाइन से फिर अगला सवाल बना दिया। क्वेश्चन कह रहा है सर विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट हैविंग सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अरेंज्ड प्लेस्ड। यस ध्यान से बेटा, अब सुनना ध्यान से। कह रहा है कि सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका होता है? एक सेकंड भाई, दो ही तरफ देखना होता है, ठीक है, या तो पीरियड में या तो ग्रुप में, ठीक है। अगर आप पीरियड में जाते हो तो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है सर, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा, ठीक है, यानी कि डिफरेंट हो गया। लेकिन अगर ग्रुप में जा रहे हैं तो हाँ फिर भी एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, लेकिन एक सेम रेशियो बढ़ रहा है, यानी कि 2 8 8 18 32 के रेशियो। मतलब आप सर ये कहना चाह रहे हो फिक्स रेशियो में बढ़ रहा है, सेल तो बढ़ रहा है लेकिन आउटर इलेक्ट्रॉन सेम है, आउटर इलेक्ट्रॉन सेम है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, लेकिन फिक्स्ड रेशियो में बढ़ेगा ग्रुप में। बिल्कुल सर, जिसकी वजह से ग्रुप में क्या होता है? सेम प्रॉपर्टी होता है। सही बात है। पीरियड में डिफरेंट प्रॉपर्टी होता है, ग्रुप में सेम प्रॉपर्टी होता है। तो मेंडलीफ में बता लिया इन लोगों ने। सही बात है सर। आगे बढ़ते हैं बच्चों ये वाला सवाल पे। ये क्वेश्चन कह रहा है सर पीरियोडिक नंबर जो है वो हाईएस्ट किसके करस्पॉन्ड्स होता है? पीरियोडिक नंबर कह रहा है, पीरियोडिक नंबर ओके करस्पॉन्ड्स टू द पीरियड का नंबर बताना बेसिकली। पीरियोडिक नंबर का मतलब पीरियड नंबर, पीरियोडिक ना लिखो इसको, पीरियड नंबर। पीरियड नंबर कॉरस्पॉन्ड्स टू, बेटा मैंने बताया हुआ है क्लास के अंदर कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है सर। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये पीरियड का नंबर बताता है, ठीक है, प्रिंसिपल। और ये क्या बताता है? नंबर ऑफ शेल। एग्जैक्टली जैसे पीरियड नंबर 1 है तो यही एक सेल है, पीरियड नंबर 2 है 2 सेल, पीरियड नंबर 3 है 3 सेल है, पीरियड नंबर 4 है 4 सेल है, पीरियड नंबर 5 और बड़ा हो गया 5 सेल हो गया। तो यहां पे आ गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आगे बढ़ जाओ, करो क्वेश्चन नंबर 30 के बाद प्रिंसिपल। अब जाओ नेक्स्ट कह रहा है सर नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन फर्स्ट पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक आप टेबल। सबको मैंने फर्स्ट नहीं पूरा बता रखा है। फर्स्ट में कितने होते हैं? 2 होते हैं। 2, सेकंड में 8, 3 में 18, 4 में 18, 5 में 18, 6 में 32, 7 में 32। टोटल 7 पीरियड होते हैं। सब पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता दिए। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल डिनोट्स ए मैजिक नंबर। ये मैजिक नंबर ही है बेसिकली, मैजिक नंबर ही है। तो ये क्या हो गया आपके पास? सेकंड ऑप्शन हो गया। आगे बढ़िए, और जो बताया है उसी का छोटा भाई यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया। नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेकंड, थर्ड, वही अभी जो बताए हैं, 5th एंड 6th। सेकंड कितना हो जाएगा? 8 एलिमेंट, थर्ड 8 एलिमेंट, फोर्थ 18 एलिमेंट, फिफ्थ 18 एलिमेंट, सिक्स्थ 18 एलिमेंट। क्या ऐसा ऑप्शन है? ऑप्शन है सर, बिल्कुल ऑप्शन है सर। कौन सा ऑप्शन है? ये हो गया 8 18 18 32। 6 पीरियड में 32 होगा। अच्छा 2 बार 18 आ गया तो 32 यानी आंसर आपके पास सी ऑप्शन। आगे बढ़ सकते हैं सर। चलिए नेक्स्ट। व्हिच वाज द इनकम्प्लीट पीरियड ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल? बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कौन इनकम्प्लीट था? हालांकि वो अब इनकम्प्लीट नहीं है। 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, बट पुराने जमाने की बात कर रहे हैं कि जब लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बना था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था, पीरियोडिक टेबल जब बना था exactly. तो कौन इनकम्प्लीट था? क्या 7th पीरियड? सबसे लास्ट वाला सर, सबसे लास्ट वाला? बिल्कुल सर। तो क्या 7th पीरियड बोल सकता हूं? ये ऑप्शन बिल्कुल सर, 7th पीरियड बोल सकता हूं। ठीक है सर। चलो अब आ जाओ। Which of the following period of modern periodic table contain lanthanide? अरे भाई कल ही तो डिस्कस किया था, लैंथेनाइड कहां होता है, एक्टिनाइड कहां होता है। एक सेकंड ठीक है भाई। 6th पीरियड में और 7th पीरियड में लैंथेनाइड ऑक्टेनाइड होता है। बिल्कुल सर। 6th पीरियड में बेटा लैंथेनम के पीछे 14 एलिमेंट्स होते हैं जिसको हम लैंथेनाइड कहते हैं। सही बात है सर। और 7th पीरियड में एक्टिनियम के पीछे 14 एलिमेंट होते हैं जिसको हम एक्टिनाइड कहते हैं। सही बात है सर। तो लैंथेनम के पीछे 14 एलिमेंट्स कौन होते हैं? सीरियम से लुटेशियम यानी कि 58 से 71, और ये होता है बेटा थोरियम से लॉरेंसियम तक। 90 से 103, 90 से 103 थोरियम से लॉरेंसियम तक हो गया बेटा आपके पास। बिल्कुल सही बात है सर। 6th पीरियड में इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? F में है, N-2 N-2F में जाएगा। तो क्या इलेक्ट्रॉन 4F में जाएगा, इसलिए बेटा इसको 4F सीरीज एलिमेंट कहते हैं। ये यहां कहां जाएगा इलेक्ट्रॉन? सर फिर से N-2F में जाएगा। तो क्या 5F में जाएगा तो क्या 5F सीरीज होगा? सही बात है, एकदम बढ़िया हो गया बेटा, सही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि लैंथेनाइड बताओ, अरे लैंथेनाइड कहां है 6th पीरियड में? एक्टिनाइड पूछ लेता 7th पीरियड में। जैसे ही आपके पास आया अगला क्वेश्चन आ जाता है, कह रहा है एक्टिनाइड किस में होगा? अभी तो बताए थे सर। लैंथेनाइड अगर 6th पीरियड में है तो एक्टिनाइड आपका 7th पीरियड में है। और आपके पास आ जाएगा अगला क्वेश्चन, कह रहा है
लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में टोटल कितने एलिमेंट होते हैं? क्या 14 एलिमेंट होगा, क्या 12 एलिमेंट होगा, क्या 28 एलिमेंट होगा, 32 होगा, 18 होगा, क्या होगा बेटे? सर एफ ब्लॉक का एलिमेंट है और एफ में 7 ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब 14 ऑर्बिटल 14 एलिमेंट्स होते हैं। लैंथेनाइड के भी 58 से 71 14 9703 फिर से 14। तो आपके पास आ गया 14 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग सर अभी तक जितने हिस्ट्री वाला पोर्शन था, चाहे वो स्टार्ट हम लोग कहां से किए थे, डोवेनायर से, फिर आए न्यूलैंड्स, फिर मेंडलीफ, फिर हेनरी मोजेले, सारे के सारे लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी कवर किया है सर। हर लाइन एनसीईआरटी कवर्ड है। एक भी छूट जाए तो आप जरूर बता देना, छूटेगा नहीं, बिल्कुल नहीं, 110%। चलिए आगे बढ़ते हैं नोमेनक्लेचर पे। अब ये आजकल का जो एनटीए का ट्रेंड है ना पूछने का, ये थोड़ा फेवरेट बन गया है। बिल्कुल सर। तो 2018-19 में एक बार सवाल आया, 2020 या 21 में एक बार सर इस बार आने के चांसेस है नोमेनक्लेचर पे। तो क्या है, आईयूपीएसी नेम तो सब पढ़ लेते हैं, आईयूपीएसी ऑफिशियल नेम जो है कल बताया था वो छोड़ देते हैं। बट आओ यहां देखो, कह रहा है कि 104 एलिमेंट के लिए क्या होगा? 104 के लिए 2 हो सकता है सर। हाँ, एक तो पहले आईयूपीएसी नेम बताओ, तो क्या ये अन लिख सकते हैं? बिल्कुल सर। क्या 0 के लिए नील लिख सकते हैं? बिल्कुल सर। क्या हम क्वाड लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और क्या हम ईएम जोड़ दें? ईएम लगाएंगे और सर। क्या हम सिंबल अगर पूछे तो UNQ लिख सकते हैं? बिल्कुल सर। तो देखो आपके पास एक ऑप्शन तो चमका, लेकिन आईयूपीएसी ऑफिशियल नेम नाम का एक चीज था। कल आपने ट्रिक बताया था। 101 में मेंडेलिवियम, मेन नोबल होते हैं, लॉ का पालन करते हैं रदरफोर्ड। तो मेन इज 101 मेंडेलिवियम, नोबल इज नोबेलियम 102, ठीक है ना? लॉरेंसियम 103 और चौथा 104 यानी कि रदरफोर्डियम। तो क्या ये भी सही है? यानी तो क्या दोनों ही सही है? ये आईयूपीएसी ऑफिशियल नाम है और ये आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है। नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आ गया आपके पास। अरे यार अभी तो बताए हैं सर, नहीं सकता इससे सिंपल। 1 का अन होता है, बहुत बढ़िया। 9 का इन होता है, बहुत बढ़िया। 4 का क्वाड होता है, बहुत बढ़िया। 2 का नील नहीं होता है बेटा, 0 का नील होता है। 2 का बाई होता है। यही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सर। इनकरेक्ट मैच है। चल 120 का एटॉमिक नंबर बता पाओगे सिंबल के साथ? लिख लेते। अभी तो आप बताए हैं सर। 1 का क्या लिखूं? 1 के लिए आप बोले अन। 2 का क्या लिखूं? बाई। और 0 का क्या लिखूं? नील। और लास्ट में लग जाएगा ईएम जुड़ जाएगा। सिंबल बोल दूं? UBI, UBN सर, UBN वही अभी लिखा हुआ है, UBN आंसर सर है। हाँ, अन नील बाई ईएम, ठीक है। बच्चे भी आंसर दे रहे हैं सर, बिल्कुल सही। डी ऑप्शन। डी कैसे बोल रहे हो? ये ए होगा। इनका आंसर थोड़ा सा पीछे चला ये यहाँ पे है। बिल्कुल बिल्कुल। अब आ जाओ बच्चों यहाँ पे। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। फिर से 121 के लिए क्या होगा? सिंबल बताओ। मतलब सर ये अभी ढूंढा गया नहीं है, फिर भी हाइपोथेटिकली पूछ रहा है। अन के लिए यू लिख सकते हो, बिल्कुल सर। बाई के लिए बी लिख सकते हो, और 1 के लिए अन के लिए यू लिख सकते हो। तो क्या ऐसा दिख रहा है? आंसर यू भी यू ही होगा बच्चों। सही बात है, एकदम सही है। आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास आएगा। 112 के लिए क्या होगा? अच्छा याद रखना पड़ेगा कौन सा आईयूपीएसी ऑफिशियल नेम। मैं एक बार फिर से बता देता हूं। बता दीजिए सर। मेन मेंडेलिवियम, ठीक है। नोबल नोबेलियम, लॉ लॉरेंसियम, 104 रदरफोर्डियम, डबनियम हो जाएगा 105, रदरफोर्ड डूबा, सीबॉर्गियम सी में, बोरियम, हसा हेसियम, मेटनियम, ड्रामा कर रहा था ड्राम स्टेडियम। तो 110 तक तो आ गया, 110 तक पहुंच गया। रॉन्टेंजियम 111, कॉपरनिशियम 112। यही पूछ रहा है सर। कॉपरनिशियम 112 आपके पास है। आगे बढ़ते हैं। वेयर इज द कॉपरनिशियम 112? आगे बढ़ सकते हैं। मैं रोता कोई नहीं, ठीक है ना। फिर लीवर ट्रांसप्लांट ऑर्गन, फिर लीवर ट्रांसप्लांट ऑर्गन। चलो नेक्स्ट आपके पास आते हैं 107 नंबर। अभी पढ़ा है। मेन नोबल लॉ का पालन करते हैं, रदरफोर्डियम, डबेनियम, सीबॉर्गियम, मेटनियम, रॉन्टेंजियम, मेटनियम। यही है कुछ? मेटनियम नहीं गड़बड़ है। 107 निकालिए सीधा। अभी तो देखा था सर ये 107। मेन नोबेल लॉरेंसियम, रदरफोर्ड डूबा, सी में बोरियम। यही 107। तो बोर हंसा, तो बोरियम आपके पास आ जाएगा। आगे बढ़िए। बोरियम, तो दिस इज द बोरियम। 144 के बाद 45 करिए, जल्दी करिए। नेक्स्ट आते हैं। क्या कह रहा है? विच एटॉमिक नंबर एलिमेंट के नाम पे कौन सा है? मेंडेलिवियम। सही बात है। और सबसे पहला है, यहीं से स्टार्ट होता है। 101 100 के बाद से स्टार्ट होता है। Z ग्रेटर देन 100 का नोमेनक्लेचर होता है ये। चाहे वो वाला आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, चाहे ये वाला, चाहे आईयूपीएसी ऑफिशियल नोमेनक्लेचर, दोनों ही Z इक्वल टू ग्रेटर देन 100 के लिए होता है। तो फिर आपके पास क्या हो जाएगा? 101 से स्टार्ट करते हैं। 101 इज द मेंडेलिवियम होगा। अगला क्वेश्चन। मतलब सर टॉपिक पे नोमेनक्लेचर का भी जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो जितने टाइप के हमने बता दिया। अगला टॉपिक मूव करते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आते हैं सर। आओ। कह रहा है कि n जो है, n कह रहा है जो वैल्यू ऑफ n है, जो वैल्यू ऑफ द आउटर मोस्ट सेल है,
आउटर मोस्ट ऑफ वैलेंस शेल है वो क्या इंडिकेट करता है? अभी तो सर बताए थे कि जो n होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो पीरियड को बताता है। पीरियड नंबर है, नंबर ऑफ शेल है। बिल्कुल, पीरियड नंबर है, नंबर ऑफ शेल है। तो क्या पीरियड को बताता है? बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाते हैं। ये पूरा एनसीईआरटी खंगाला हुआ है, आप एक बार देखो तो सही, एनसीईआरटी रखो तो सही आपके सामने। अब आ जाओ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ईच पीरियड इज द नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने का तरीका क्या बताया था? क्या हमने यही बताया था? नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने का तरीका m इंटू एन स्क्वायर पीरियड में, और शेल में भी यही था। सही बात है। अच्छा, m क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। सही बात है। तो अगर m की वैल्यू जनरली 2 होती है, ठीक है, तो क्या यही तो पूछ रहा है? और सर n कैसे निकालते हैं कल बताएं बच्चों को? p+1/2 जब पीरियड में निकालना है n इक्वल टू p+1/2 जब ऑड है पीरियड। बिल्कुल सर। और जब इवन हो टू p+2/2 है तो आपके पास क्या हो जाएगा? n निकल जाएगा। तो देखो ट्वाइस इंटू एन स्क्वायर आ रहा है क्या? सही बात है। तो मैं ट्वाइस लिखूं, थ्राइस लिखूं, क्या लिखूं? ट्वाइस। तो ट्वाइस यहाँ कह रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ईच पीरियड इज डैश द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल का कितना? तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ट्वाइस। बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सर। एस में एक ऑर्बिटल होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो फिर आपके पास p में 3 ऑर्बिटल होता है। हाँ। तो टोटल 6 हमारा ग्रुप हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नहीं आगे बढ़ गए साहब, हम आगे बढ़ गए, नहीं आगे चलो। द फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल कहां से बढ़ता है? सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में? सर फोर्थ पीरियड में पहली बार डी ब्लॉक एलिमेंट आता है। पहला एलिमेंट कैसे? एस्केडियम से जो चालू होता है, स्टार्ट होता है, फोर्थ पीरियड में आता है। क्वेश्चन नंबर 54 के बाद 55 चला ले। आओ, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ द ऑर्डर। देखो, जब भी हमारे पास ऑर्डर पूछा जाए तो ऑर्डर हमेशा n+l रूल से भरते हो। सही बात है। कहां भरते हो? n+l रूल से। और n+l रूल का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है सर। क्या हो जाने वाला है बेटा? 4s का n+l कितना होगा? n = 4, l = 0। फिर आपके 4p पूछ रहा है तो n+l। बिल्कुल। 3d पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा? 3+2 +l। बिल्कुल सर। तो देखो, इसका आ रहा है 4, इसका आ रहा है 5, इसका आ रहा है 5। और सर जिसमें अगर n की वैल्यू छोटा होता है पहले इलेक्ट्रॉन उसमें जाता है। तो आंसर कौन है? जिसमें n की वैल्यू पहले है, छोटा है, उसमें पहले जाएगा। तो सबसे पहले 4s, फिर 3d, देन 4p। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s। बिल्कुल सही है। 4s, 3d, 4p। और बच्चों को सर एक चीज आप बताए थे, ns से चालू होता है, np पे खत्म होता है। अच्छा, जब n+l की वैल्यू सेम है, अगर n+l की वैल्यू सेम है तो n का वैल्यू कम होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। ये रूल है, ठीक है ना? चलिए, वैसे आपको मैंने याद कराने के लिए पहले बता रखा था कि पहले 1s में जाएगा, फिर 2s में जाएगा, फिर 2p में जाएगा, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f। यहां तक हमने भर लिया है। आगे बढ़िए। और सर आपने ये भी बताया था कि कोई भी पीरियड ना ns से चालू होता है, 1s से चालू होता है और np पे खत्म होता है। चलो नेक्स्ट। कह रहा है 3d ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स में क्या है? देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड द 3d सीरीज कहां होता है? कौन से पीरियड में होगा? अभी तो बताए हैं बेटा। अगर n-1d है तो किस पीरियड में जाएगा? फोर्थ पीरियड। एक ज्यादा हो जाता है, ज्यादा हो जाएगा ना। अगर 3d कह रहा है तो फोर्थ पीरियड, अगर 4d कह रहा है तो फिफ्थ पीरियड, अगर 5d कह रहा है तो सिक्स्थ पीरियड, अगर 6d कह रहा है तो सेवेंथ पीरियड। बिल्कुल सर। अब जैसे आपके पास होगा यहां पे, इसका आंसर था हमने मारा, कौन सा? फोर्थ पीरियड। फोर्थ पीरियड हो जाएगा सर। कह रहा है कि 4d ट्रांजिशन सीरीज कहां पे स्टार्ट होता है? बेटा याद करो, 3d ट्रांजिशन सीरीज होता है स्कैंडियम से जिंक। 4d ट्रांजिशन सीरीज आपके पास स्टार्ट होगा टेरियम से कैडमियम। और 5d ट्रांजिशन लैंथेनम से स्टार्ट होता है, फिर हॉफमियम से लेकर के मरकरी तक। बिल्कुल सर। तो किससे स्टार्ट होगा? टेरियम से। 61 दिखाते हैं। देखो, इन सिक्स्थ पीरियड द सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन बोला है सर। सिंपल। ये मैंने कल पीरियड का जब टेबल बनाया था वहां पे लिखाया था। ठीक है सर। कोई भी पीरियड में ns से स्टार्ट होगा बच्चों, ठीक है, और np में ऐड होगा, np पे एंड होगा। ठीक है, ठीक हो गया। अब सिक्स्थ पीरियड में वो है d ऑर्बिटल भी है और f ऑर्बिटल भी है। तो अगर d ऑर्बिटल है तो 5d में भी जाएगा, ठीक है, n-1d। और अगर f ऑर्बिटल है तो n-2 में जाएगा, यानी कि 4f में भी जाएगा। कोई ऑप्शन दिख रहा है? ऐसा ऑप्शन है यहां पे, 4b ऑप्शन। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। नहीं ऑप्शन आ गया, बी ऑप्शन नहीं सर, सी ऑप्शन आएगा। 6p है सर। अच्छा, 5p नहीं आएगा, 6p आएगा। बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप भर दो। देखो, बड़ा सिंपल। अगेन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड कंटेन्स 4f। अब ध्यान देना, हमेशा f की जब बात हो तो n-2f में भरा जाता है। यानी कि अगर n-2f में भरा जाता है तो n-2 = 4, n = 6 पीरियड में है।
अभी तो लिखा था 6th पीरियड में 4f सीरीज है, 7th पीरियड में 5f सीरीज है। ठीक है तो सर। आपके पास आ गया बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे जाओगे, देखो क्या कह रहा है। द फिलिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल बिगिंस विद डैश एंड एंड्स एट डैश टू गिव 4f ट्रांजिशन। ओहो, कह रहा है कि 4f कहां से कहां तक होता है। तो अभी अभी पढ़ा था 4f यानी कि 6th पीरियड यानी कि लैंथेनाइड्स यानी कि सीरियम से लुटेशियम तक। एकदम बढ़िया है, बिल्कुल सर, सही है सीरियम से लुटेशियम तक। 5f होता तो थोरियम से लॉरेंशियम तक। एटॉमिक नंबर पूछा तो 58 से 71 तक। तो आपके पास सीरियम से लुटेशियम तक 66 निकालिए। जब आप 66 से निकालेंगे तो क्या होगा, 4f ट्रांजिशन सीरीज इज आल्सो कॉल्ड एज। बेटा 4f ट्रांजिशन सीरीज को क्या बोला जाता है, लैंथेनाइड्स या एक्टिनाइड्स या इनर। बेटा इनर ट्रांजिशन तो सबको बोला जाएगा, सारे f वाले को, 4f भी हो 5f भी हो। 4f को स्पेसिफिकली लैंथेनम के पीछे लैंथेनाइड सीरीज 14 एलिमेंट, सीरियम से लुटेशियम 58 से 71। ये वाला पढ़ो क्या कहा जा रहा है। 7th पीरियड में कौन सा, देखो अभी मैंने बताया, देखो अभी अभी आपने जैसे बताया था कि 7s से स्टार्ट होगा और 7p पे खत्म होगा, तक जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि 7th पीरियड में s तो है ही, p तो है ही, d में भी जाएगा, यानी कि n-1 d में जाएगा, और सर n-2f में भी जाएगा। f भी है तो n-2f में भी जाएगा। ऐसा कौन सा है 7s 5f 6d 7p। बिल्कुल सर, आगे बढ़ जाते हैं, यहां आओ। कह रहा मैन मेड एलिमेंट्स, रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स क्या है। देखो चाह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड कंटेन मैन मेड रेडियोएक्टिव एलिमेंट। कौन सा पीरियड रखता है, कौन सा पीरियड में मैन मेड रेडियोएक्टिव एलिमेंट होता है, लास्ट वाले में, 7th वाले में। 7th वाले में। बेटा 7th क्या था, इनकम्प्लीट था। बिल्कुल सर। तो बाद में साइंटिस्ट ने क्या किया, मैन मेड यानी कि लेबोरेटरी में रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स बनाया और सर उन एलिमेंट्स को वहां पे रख दिया। अभी भी जो एलिमेंट बन रहे हैं अब रेडियोएक्टिव एलिमेंट ही हो रहा है, 117 मैन मेड एलिमेंट हो रहा है। चलो, तो मैन मेड रेडियोएक्टिव है वो 7th पीरियड में आएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है 7th पीरियड एंड होता है किससे। अब ध्यान देना बेटा, 7th पीरियड में एंड कहां होगा, ग्रुप 18 में। और ग्रुप 18 का सबसे लास्ट एलिमेंट कौन है, 118। कल ही बताया था, 100, ग्रुप 4 के नीचे 104, ग्रुप 5 के नीचे 105, ग्रुप 6 के नीचे 106, ग्रुप 7 के नीचे 107, ग्रुप 8 के नीचे 108 एंड सो ऑन, ग्रुप 18 के नीचे 118। तो एंड कहां होगा, ग्रुप 18 पे। ग्रुप 18 के नीचे कौन है, 118। अगला ओजी जिसको बोलते हैं, ऑर्गेनिसॉन। ओजी इज ऑर्गेनिसॉन। चलिए अब आता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड 5f। बेटा 5f किसके पास होगा, 5f यानी कि 7th पीरियड के पास होने वाला है क्या, 7th पीरियड यानी कि एक्टिनाइड्स होने वाला है क्या। सही बात है सर। क्या थोरियम से लॉरेंशियम होने वाला है। बिल्कुल सर। क्या 9703 होने वाला है। सही बात है सर। तो आपके पास आ जाएगा 7th पीरियड हो गया। आगे बढ़ जाते हैं, अब आप जैसे आओगे, कह रहा है 5f इनर ट्रांजिशन सेलिड्स को क्या बोलते हैं। अभी तो आपने बताया था कि 4f को बताया था लेंथेनॉइड और 5f हो जाएगा एक्टिनॉइड। आंसर बी सर, बहुत इजी क्वेश्चन। कह रहा है करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एलिमेंट्स इन द सेम वर्टिकल कॉलम। अब सुनो सुनो सुनो, हमने अभी अभी डिस्कस किया कि पीरियड में क्या होगा, आपके पास एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, बढ़ता जाएगा, तो यानी कि प्रॉपर्टी चेंज होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हुआ, प्रॉपर्टी चेंज होगा। ग्रुप में क्या होता है कि नंबर ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन सेम होता है। बिल्कुल सर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होगा तो आउटर कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है। बिल्कुल सर, समझ में आया। जैसे ग्रुप 14 का NH2NP2, ग्रुप 15 का NH2NP3। तो ग्रुप में चूंकि आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, वही लिखा तो है क्या सर। होगा, दे हैव सिमिलर वैलेंस सेल। बिल्कुल सही बात है, सिमिलर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। नीचे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट, अभी तो बताए थे सर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तभी तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तभी तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। तीसरा, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो क्या प्रॉपर्टी सेम होगा। बिल्कुल सर, सेम होगा सर, इलेक्ट्रॉन के चेंज होने से प्रॉपर्टी चेंज होता है। और ये कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, केमिकल। एग्जैक्टली सर, ध्यान दीजिएगा, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी को मेंशन, स्पेसिफिक हो जाएंगे यहाँ पे। फिजिकल प्रॉपर्टी अगर बोला तो डिफरेंट होगा, क्योंकि एटॉमिक वेट से डिपेंड करता है, एटॉमिक वेट्स होगा। तो देखो आपके पास तीनों ही सही है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ जाओ। जैसे ही आपने आगे बढ़े हो, आ जाओ। अल्कली मेटल्स हैव डैश वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अल्कली मेटल में क्या होगा, पहला ही ग्रुप है सर, NS1। बिल्कुल सर, इनर्ट गैस NS1, यही पढ़ा था हमने। तो दिस इज इनर्ट गैस NS1। NCERT का हर लाइन से फिर सवाल हो गया। चलो आगे बढ़ो। 3.6 सिक्स्थ आपके पास आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड टाइप्स SPDF में। आइए, तो जैसे आज कह रहा है कि फॉर विच टू एलिमेंट्स देयर इज एन एम्बिग्विटी इन द पार्टीशनिंग इन द पीरियोडिक टेबल। हाइड्रोजन और हीलियम। बेटा फर्स्ट पीरियड में बिल्कुल जो हाइड्रोजन है उसमें एम्बिग्विटी है, हो सकता है अल्कली, हो सकता है हैलोजन है, वो अभी भी है, अभी भी आपको साइंटिस्ट बनना है तो आप इस पे खोज करिए कहां है वो, आप साइंटिस्ट क्या उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, क्यों उसमें एम्बिग्विटी दिखाता है। एम्बिग्विटी है कि ग्रुप 1 का भी दिखाते हैं, ग्रुप 17 का। सिमिलरली हीलियम की बात करो, हीलियम क्या है, 1s2, फिर भी p ब्लॉक में। सही बात है, तो अभी भी एम्बिग्विटी है कि s है कि p है।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से एस है, एस है, प्रॉपर्टी के हिसाब से पी पी में रख दिया गया उसको। एम्बिग्विटी है बेटा, हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम, बी ऑप्शन। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन। अब आप दिखाओगे यहां पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग एस ब्लॉक। अब ब्लॉक क्लासिफिकेशन पे आ रहा है एस ब्लॉक के लिए। तो मैंने बताया था लास्ट इलेक्ट्रॉन NS1 में जाए, लास्ट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट एस में जाए, लास्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस एस में जाए, तो क्या होगा आपके पास? दे ऑल आर रिएक्टिव। बिल्कुल सर, बहुत रिएक्टिव है सर, बहुत रिएक्टिव। रीजन बताता हूं, देखो ये क्या होता है, इसके आउटर मोस्ट में अल्कली की बात कर, एस ब्लॉक की बात कर रहा है, या तो NS1 होगा या तो NS2 होगा, आउटर की बात करूं तो, ठीक है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन के ही लॉस से स्टेबल हो जाता है, तो जल्दी से इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, तो अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो रिएक्शन करेगा। यहां पे जल्दी से इलेक्ट्रॉन देना चाहता है और इलेक्ट्रॉन देगा तो रिएक्शन करेगा। तो आ जाओ क्या होने वाला है, दे आर ऑल रिएक्टिव। मतलब सर आप ये भी कहना चाह रहे हो कि इसका एनालिसिस एनर्जी लो है, इसलिए वो जल्दी इलेक्ट्रॉन दे रहा है। आयनेशन एनर्जी लो है, आसानी से रिएक्शन कर लेगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा। और क्यों? क्योंकि स्टेबल हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो ये तो रिएक्टिव है। बिल्कुल। आयनेशन एनर्जी लो है कि हाई है? अभी तो बताए हैं, अभी इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, खुद ही निकालना चाहता है, तो लो होगा। हमें कम एनर्जी में ही काम हो जाएगा हमारा, तो लो आयनेशन एनर्जी होगा। सही बात है। अब आ जाओ कह रहा है दे लूज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म +1 +2। अरे भैया एक इलेक्ट्रॉन है तो एक ही लूज करेगा ना, अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो दो ही लूज करेगा ना, तो +1 और +2 ही होगा ना। अरे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। तो क्या ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा? आगे 84 में आ जाते हैं, कह रहा है एस ब्लॉक के रिगार्डिंग अब बताइए इनकरेक्ट है करेक्ट है? हमें सर पूछ रहा है सर इनकरेक्ट। करेक्ट। अब सुनो, पहला कह रहा है अल्कली मेटल जो है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को लूज करके +1 बनाएगा, सही है गलत है? सही, बिल्कुल, अभी तो बताए हैं। अभी बताया ग्रुप नंबर 1 अल्कली जो है वो NS1 कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये +1 शो करेगा। बोलो क्लियर है क्या? बिल्कुल सर, सही है। नेक्स्ट, अल्कलाइन अर्थ मेटल में क्या होता है? तो बेटा ये NH2 ग्रुप होता 2 है, है, NH2 होता आउटर है, में NH2 होता है, तो ये +2 +2 बनाएगा। शो करेगा। बोलो क्लियर है क्या? बिकॉज ऑफ हाई रिएक्टिविटी एस ब्लॉक एलिमेंट आर फाउंड प्योर इन नेचर। वेट बेटा एक बात बताओ, अगर कोई मेटल रिएक्टिव है तो वो रिएक्शन ऑक्सीजन से भी कर लेगा, बिल्कुल कर लेगा सर, प्योरिटी आ गया। ठीक है। हाइड्रोजन से भी कर लेगा सर, प्योरिटी आ गया। ठीक है। नाइट्रोजन से भी कर लेगा सर, क्योंकि हाई रिएक्टिविटी है, ठीक है। तो किसी से भी रिएक्शन कर लेगा, तो प्योर स्टेट में नहीं बचेगा, वो रिएक्टेड स्टेट में बचेगा, वो ऑक्साइड बना के बचेगा, हाइड्राइड बना के बचेगा, नाइट्राइड बना के बचेगा, यानी कि इम्प्योर हो गया। सही बात है सर। प्योर का मतलब प्योर मेटल, प्योर मेटल फॉर्म में। अब जब रिएक्टिव है तो प्योर नहीं हो पाएगा, बचेगा। यहां इम्प्योर इज द आंसर। बिल्कुल, ये इम्प्योर होता तो सही होता, इम्प्योर हो जाएगा। अच्छा कह रहा है द मेटालिक कैरेक्टर एंड रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। बेटा मेटालिक कैरेक्टर साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जैसे जैसे नीचे बढ़ोगे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। अच्छा जैसे जैसे, अच्छा मेटालिक कैरेक्टर हो चाहे रिएक्टिविटी हो, दोनों नीचे जाने पे बढ़ता है। क्यों? क्योंकि नीचे जाओगे साइज बड़ा हुआ, सही बात है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर हुआ, गया, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर है तो अट्रैक्शन कम हुआ, आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा। और आपके पास क्या हो गया, आसानी से जब इलेक्ट्रॉन देगा तो रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा हो गया और हमारा मेटालिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा नीचे जाने पे। एकदम सही हो गया है आंसर, यानी सी हो गया सर। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही, बट आंसर इज दिस, सी ऑप्शन इज द आंसर, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा था। रिएक्टिविटी हो चाहे मेटालिक कैरेक्टर हो, साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। उसी बात पे सर ये क्वेश्चन आ गया, इसीलिए बोला मैंने, रिएक्टिविटी हो चाहे मेटालिक कैरेक्टर हो, हो, साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो आइए, रिएक्टिविटी साइज के, लिथियम छोटा है, छोटा कम है, सबसे कम, बड़ा हो गया साइज और बड़ा हो गया, रिएक्टिविटी बढ़ेगा, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, साइज के बढ़ने से। क्या यही आंसर है? बिल्कुल यही आंसर। रिएक्टिविटी बढ़ेगा और मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा साइज के बढ़ने से। क्या यहां पे मैं बी ऑप्शन बोल दूं? अब से सर फिर से सेम क्वेश्चन आ गया, मेटालिक कैरेक्टर। भाई मेटालिक कैरेक्टर बोला ना, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, रिएक्टिविटी बढ़ेगा साइज के बढ़ने से। अच्छा कई हो सकता है कई लोगों को ऐसा लगे कि सर ये तो इजी सवाल है सर, तो डिफिकल्ट आता ही नहीं ना। नीट में वही तो है, समझना है कि एनसीईआरटी से लाइन आते हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, कर तो जाओ। अब एक काम करो, मान लो आपके एग्जाम में आ रहा है एनसीईआरटी और आप कर रहे हो कोई जेडी ली उठा के, सही बात है, ठीक है, कोई मतलब या फिर नहीं कोई है रैंडम किताब की छपी छपाई क्वेश्चंस हैं, तो क्या होने वाला है, अब आपके पास रैंडम आपके पास आने वाला है। तो चलिए इसको आप इसको थोड़ा खींचो। क्वेश्चन में कह रहा है सर, द कंपाउंड ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट विद द एक्सेप्शन ऑफ दिस डैश एंड डैश आर प्रीडोमिनेटली आयनिक। किस किस के कारण वो प्रीडोमिनेटली आयनिक होता है? तो आप लोग एनसीईआरटी में देखोगे लाइन है, लिथियम और बेरिलियम। स्मॉल साइज के कारण क्या होता है, वो मेटालिक कैरेक्टर दिखाता है, जिसके कारण वो आयनिक नेचर बनाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अभी तक हमने एस ब्लॉक के जितने एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन क्वेश्चन बन सकते थे उसको कवर किया। अब हमारा क्वेश्चन पी ब्लॉक से रिलेटेड है। क्या है क्वेश्चन पी ब्लॉक से रिलेटेड? एक बार देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है? विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव और मेन ग्रुप एलिमेंट। अगर कल आप सर का लेक्चर देखे होंगे, सर ने हर एक पॉइंट कवर किया है कि जो हमारा एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं,
जो हमारा एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उसको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं। कल सर बहुत अच्छे से पढ़ाए और आप ये देखो एस ब्लॉक एलिमेंट आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव। एनसीईआरटी का लाइन है भाई, एनसीईआरटी का लाइन है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट दोनों को कंप्रोमाइज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बोथ ए एंड बी। आगे बढ़ सकते हैं बच्चों, आगे। द जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? तो बहुत अच्छे से कई बार आप लोग पढ़ोगे NH2 और NP 1 से 6 यानी 1 to 6 जो होता है हमारा वो आउटर पी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। कहीं है, एक बार देख लेते हैं, NS2 NP 1 to 6। बच्चों हम देख सकते हैं कहां है, आंसर है वही। यहां पे देखो एनसीईआरटी का हर एक लाइन फिर से बता रहा हूं, ये क्या है हमारा 13th ग्रुप का, ये क्या है 18th ग्रुप का, ये पूरा दिया है। लेकिन जनरल की बात करेंगे तो NH2 NP 1 to 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इनकरेक्ट रिगार्डिंग नोबल गैस। तो विशाल सर कंटिन्यू कीजिए सर। नोबल गैस वाला क्या करेक्ट है? बहुत बढ़िया, मजा आया होगा आप लोग को। चलो तो देखो ऐसा है, इसमें टोटल हमारे पास क्वेश्चंस जो है ना बच्चों वो है कितने अच्छे खासे क्वेश्चन है सारे एनसीईआरटी का। बिल्कुल सर, सब एनसीईआरटी का है। यस, तो आ जाओ अभी देखते कहां था हम, यहां थे हम। चलो नोबल गैस, अब नोबल गैस के पास फुल्ली फिल्ड होता है, फुल्ली फिल्ड है तो स्टेबल है, नाइस। तो अगर फुल्ली फिल्ड है तो स्टेबल है तो हाई रिएक्टिव होगा कि लो रिएक्टिव होगा? सर नोबल गैस है तो बहुत कम रिएक्टिविटी होगा। नोबल गैस है, दे हैव वेरी लो रिएक्टिविटी। इसका मतलब यही सही है, सही है। हाई रिएक्टिविटी तो नहीं हो सकता, लेकिन ये भी तो सही है। NH2 NP6 पूछा क्या है? इनकरेक्ट। पूछा क्या है? इनकरेक्ट। इसलिए हाई रिएक्टिविटी नहीं हो सकता, लो रिएक्टिविटी। NH2 NP6 होता है और साथ में देखोगे कि दे आर प्रेजेंट एट द एंड ऑफ ईच पीरियड, हर पीरियड के लास्ट में रहता है। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट कह रहा है कि पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हैलोजन एंड चाल्कोजेन। देखो हैलोजन क्या होता है? 18th ग्रुप। हैलोजन क्या होता है? 17th ग्रुप, ग्रुप 17। अच्छा, और चाल्कोजेन होता है ग्रुप 16। बिल्कुल। सुनो, ग्रुप 17 है तो क्या हो जाएगा आपके पास? NH2 NP5 ये हैलोजन है। बिल्कुल सर। NH2 NP4 ये क्या है आपके पास? चाल्कोजेन है। अच्छा सुनो ध्यान से, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके इनर्ट गैस स्टेबल हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके इनर्ट गैस स्टेबल हो जाएगा। तो यही वो लिखा हुआ है कि दीज 2 ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स हैव हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्यों? क्योंकि आसानी से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके इनर्ट गैस बन रहा है, ये भी आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके इनर्ट गैस बन रहा है। तो जब एक्सेप्ट करेगा तो अट्रैक्शन होगा, एनर्जी रिलीज होगी। नेक्स्ट, हाइड्रोजन रेडली ऐड 1 इलेक्ट्रॉन। यही तो आप अभी बताए हैं, अभी पढ़ा है कि NP6 होने के लिए 1 ही इलेक्ट्रॉन तो चाहिए। सही बात है। यहाँ पे NP4 है, NP6 होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो अब आपके पास आता है चाल्कोजेन हैव 2 इलेक्ट्रॉन। चलो ठीक है, ऑल द अबव हो जाएगा। 97 की बात करते हैं। 97 अभी 100 तक जाते पहले। नॉन मेटालिक कैरेक्टर ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अच्छा, नीचे जाओगे तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, ठीक है साइज सर, बढ़ने पे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। ठीक है, तो नीचे जाओगे तो आपके पास जैसे जैसे नीचे जाओगे आपके पास मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। ओके, और हमसे नॉन मेटालिक पूछ रहा है सर। लेफ्ट से राइट जाने पे नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। ठीक हो गया, ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है पीरियोडिक टेबल के अंदर। अब आ जाओ, कह रहा है कि द नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज एंड इंक्रीज। अभी देखा है कि लेफ्ट से राइट जाओगे नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। चलो, अब मेटालिक कैरेक्टर पूछ लिया सर। हाँ, डाउन द ग्रुप क्या होगा? तो डाउन द ग्रुप अभी आपने बताया कि मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा। 99। चलो अब डी ब्लॉक पे आ गए सर। डी ब्लॉक ट्रांजिशन मेटल्स की बात करते हैं। हाँ चलो, आपके पास 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन ये डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट्स में करते हैं। आ जाओ, कह रहा है कि द डी ब्लॉक एलिमेंट्स सर 3 ग्रुप 3 से जो ग्रुप 12 डी ब्लॉक होते हैं उसको क्यों बोलते हैं डी ब्लॉक? हाँ, क्योंकि n-1 डी में इलेक्ट्रॉन जाता है, तो इसी को n-1 में जा रहा है तो इनर जा रहा है, तो 100 का ए हो गया। 101 करो, 101 करो। कह रहा है जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक का क्या होगा सर? हाँ, तो एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है। अब यहां पे ना एनसीईआरटी में एक मिसप्रिंट है, ठीक है, मैं आपको बता दूं। एनसीईआरटी में मिसप्रिंट है, इनर्ट गैस n-1 डी, n-1 डी 1 से 10 होता है। सही बात है सर। और NS 1 से 2 होता है, जनरली ये होता है जनरली। और NS 0 वाले तो एक्सेप्शन में आ गया ना, पैलेडियम लिखा भी है, जिसको ये भी लिखा उसने लाइन लिखा है, लेकिन वो स्टेटमेंट जो कन्फिगरेशन दिया वो गलत दिया है। अब देखो एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे, सही बात है, जनरली होता ही है। आप ठीक है, बाहरी किताबों में देखोगे यही मिलेगा, यही लिखेगा। लेकिन अब एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे तो एनसीईआरटी के हिसाब से तो भाई NS 0 से 2 दिया हुआ है। ठीक है सर, कोई इधर उधर की चीजें नहीं करेंगे, मैंने बता दिया कि क्या गलत है, बट फिर भी अब एनसीईआरटी के हिसाब से आ जाओ। ये लास्ट है आपका कि ट्रू रिगार्डिंग डी ब्लॉक। तो देखो क्या होगा, दे ऑलमोस्ट फॉर्म कलर्ड एंड डी ब्लॉक में हम लोग पढ़ते हैं सर, बिल्कुल सर। वेरिएबल वैलेंसी होती है, कलर K2MnO4 K2Cr2 वेरिएबल वैलेंसी दिखाते हैं। चलो बिल्कुल सर। दे शो पैरामैग्नेटिज्म एंड ऑफनली यूज। हां, पैरामैग्नेटिक भी है सर, पैरामैग्नेटिज्म कैटलिस्ट की तरह यूज की तरह। सारे डी ब्लॉक में सारे ही होते हैं। चलो
अब एक क्या है, अच्छा लास्ट है, कह रहा है कि जिंक कैडमियम मरकरी के आउटर इलेक्ट्रॉनिक शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? तो N-1 D10 NS2 ये होता है N-1 D10 NS2। अब क्या है F ब्लॉक कि F ब्लॉक है, एक्चुअली क्या है कि कहीं से वो आया है कॉल, अच्छा कि मुझे जाना पड़ रहा है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ठीक है? ठीक है सर। बट आई थिंक एक काम करते हैं, सेशन 2 रखवा लिया जाए सर। एक काम करते हैं, मैं इसको ना रिकॉर्डिंग अभी तो स्टॉप करूंगा क्योंकि मुझे कहीं जाना पड़ेगा, ठीक है? और आज रात में ही आपको रिकॉर्ड करके वेरेवर पॉसिबल मैं दे दूंगा, ठीक है? ठीक है सर, चलो ठीक है सर, कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट सेशन में। सॉरी, नेक्स्ट सेशन में केमिकल बॉन्डिंग है, वो तो करेंगे ही, ठीक है। मैंने बोला है ना 8 दिन चाहे कुछ हो जाए करेंगे तो करेंगे। और अगर ये 8 सेशन कंप्लीट कर लिए तो इनऑर्गेनिक पे तो दिक्कत आने वाली नहीं है सर। आज सिचुएशन के सामने थोड़ा सा हमें झुकना पड़ा है, कोई नहीं, सॉरी, कभी कभी ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।